हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 82 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 3 की ही रिवीजन करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले वर्कशीट देख लें। आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी वर्कशीट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तो आपको यहीं पर ही दिख रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 12 भी है। इसका मतलब टोटल आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 to 12 करने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको वो कंडीशंस याद है ना जो स्थिति हमने लास्ट वर्कशीट में की थी, क्योंकि आज वो बहुत काम आने वाली है। देखो, जैसे कि यहाँ आपसे कह रहा है कि के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होंगी। तो अब पता चल रहा है ना, वो स्थिति लगानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर के का मान निकालना है। दो समीकरण आपको यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम वो दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया, पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए। वो तो आप निकाल सकते हो आसानी से, a1 a2 का भी, b1 b2 का भी और c1 c2 का भी। ठीक है, अब देखो संपाती होंगी तो क्या स्थिति थी, याद है आपको। है ना, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी, पर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये थी ना आपके पास, है ना। तो चलो देखो, अब a1 की जगह हम a1 का मान रख देते हैं, b1 की जगह हम b1 का मान रख देते हैं, c1 की जगह हम c1 का मान रख देते हैं। उसी तरीके से ऐसे a2 b2 c2 का भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन के, ये आ जाएगा 5 अपॉन 15, ये आ जाएगा k अपॉन 18। अब आपको k का मान निकालना है। तो देखो, आप इन दोनों को इक्वल रख के भी निकाल सकते हो और इन दोनों को इक्वल रख के भी, हम दोनों को ही निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने यहाँ पर 5 अपॉन 15 के इक्वल रख दिया और एक बार 5 अपॉन 15 को k अपॉन 18 के इक्वल रख दिया। इसको इससे काटा तो 1 और 3 आया, तो 2 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो यहाँ से k का मान आ गया मेरे पास 6। अब इधर देखो, इसको भी कट कर दिया तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k अपॉन 18। k का मान यहाँ से आया 18 अपॉन 3, तो वो आ गया 6। दोनों ही केस में मेरे पास k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिर यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। देखो, अब आपको यहाँ पर कह रहे हैं पहले तो आपको ये दोनों को हल करना है, मतलब इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, अब आप इसको कोई सी भी विधि से कर सकते हो। निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो ये है एक समीकरण, इसमें आपको m का मान निकालना है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों से x और y का मान निकाल लूंगी तो फिर वो x और y का मान मैं इसमें रख दूंगी, है ना। तो मेरा फिर m का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम वही करते हैं जो अभी हमने यहाँ पर समझा। पहले हम इन दोनों से क्या करते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब x और y का मान निकालने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके। तो कौन सा तरीका हम यहाँ लगाएं, तो देखो ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कौन सा विलोपन मेथड लगा दूं, विलोपन विधि जो होती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हल करते हैं। तो प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। तो ये आ गया मेरे पास 7y। ठीक है, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 35। यहाँ तक आपको कोई डाउट, ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, 35 अपॉन में 7। ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 मैंने वापसी यहाँ लिखी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3y की जगह मैंने 5 रख दिया। ठीक है ना, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4। 2x सॉरी x, अब इस 2 को मैं नीचे ले आती हूँ, तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, -2। चलो, x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब एक और मेरे को यहाँ पर समीकरण ये दे रखी थी, इसमें मुझे m का मान निकालना है।
ये नहीं करना है। तो मैंने y की जगह 5 रख दिया, m ऐसी है, x की जगह -2 रख दिया, +3 ऐसी है। अब इस +3 को इधर ले आई और ये हो गया -2 है, तो यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ से हटा और नीचे चला गया डिवाइड में, तो m का मान कितना आ गया मेरे पास -1, और मुझे इसमें m का ही मान निकालना था बाद में। ठीक है सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी 3 कोण बी, मतलब बी कोण का तिगुना, तिहाई है, ठीक है, 3 गुना है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कोण एक प्लस कोण बी हो, तो तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज है, उसमें 3 कोण है, तीनों कोण आपको दे नहीं रखे, लेकिन हाँ ये आपको दे रखा है कि जो कोण सी है वो 3 कोण बी है और वो 2 कोण ए प्लस कोण बी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए फिर हम ना इसको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोण सी जो है वो 3 कोण बी के बराबर है। इसको मैंने क्या किया, इसको ना खोल दिया इसका ब्रैकेट, तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। अब इस 3 कोण बी के पास ही ले आई 2 कोण बी को भी, और ये 2 कोण ए मेरा ऐसी है, यहाँ बचा मेरे पास कोण बी खाली। ठीक है ना, अब इस 2 को भी मैं नीचे ले आई, तो मैंने यहाँ से कोण ए का मान निकाल लिया, कोण बी अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो मुझको पता है कि त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है वो 180 होगा। अब देखो मैंने क्या किया, कोण ए की जगह ना ये वाला मान रख दिया, कोण बी अपॉन में 2, और कोण बी को बी रहने दिया, और कोण सी की जगह भी मैंने ये वाला मान रख दिया। ऐसा देखो मैंने इसलिए किया ताकि मेरे सारे एक ही कोण हो जाए। अब आप देख लो इस समीकरण में सब में एक ही कोण है बी, तो मैं बी का मान आसानी से निकाल पाऊंगी फिर, और जब बी का मान निकल जाएगा तो बाकी ए और सी का भी निकल जाएगा, है ना, इसलिए एक साथ किया है मैंने। तो ये हो गया मेरा 4 कोण बी, और यहाँ आ गया मेरे पास 180। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके हर बराबर नहीं है, तो मैंने इनके हर बराबर कर लिए, तो वहां पर भी 2 से, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 कोण बी अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 9 कोण बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180, तो 9 कोण बी इज इक्वल टू 180 इंटू में 2 आ गया, तो कोण बी आपके पास कितना आ गया 180 इंटू में 2। अब इस 9 को भी मैं नीचे ले आई, इसको इससे कट किया 20 आ गया, तो कोण बी मेरे पास आ गया 20 इंटू में 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण बी निकल गया। कोण ए मेरे पास था कितना, वो था मेरे पास कोण बी अपॉन में 2, इसका मतलब 40 अपॉन में 2, तो 20 डिग्री आ गया। कोण सी क्या था मेरे पास 3 कोण बी, तो इसका मतलब 3 कोण बी है मेरे पास 40, तो मान रख दिया, तो मेरा कोण सी भी आ गया। तो फाइनली मुझे तीनों कोण बताने थे, तो कोण ए मेरे पास आ गया 20 डिग्री, कोण बी मेरे पास आ गया 40 डिग्री, और कोण सी मेरे पास आ गया 120 डिग्री। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो प्लस करके मेरा 180 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, तो इसका मतलब जो मैंने निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं का कोई हल नहीं है। तो इसकी भी एक स्थिति हमने की थी ना। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण लिख लेते हैं। तो एक हमें ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है। ठीक है, तो A1 और A2 यहाँ पर देखूं तो K और 12 है। ठीक है ना, अब B1 और B2 में यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये है, C1 और C2 देखूं तो ये लिख दिए। अब आपको क्या चाहिए, स्थिति चाहिए किसके लिए, जिसका कोई हल ना हो, ये वाली चाहिए ना इसकी। तो इसकी क्या थी स्थिति, तो वो थी A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर तो होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा, यही थी ना। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, A1 की जगह K, A2 की जगह 12, B1 की जगह 3, B2 की जगह K, C1 की जगह 1, C2 की जगह 2। तो अब ये दोनों भी आपस में इक्वल रखूंगी और इनको भी, तो यहाँ रखते हैं। तो K अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में K, और दूसरा लिखूंगी 3 अपॉन में K इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर K स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। अब देखो यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ रूट लग जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस का 6 आ गया यहाँ से।
तो यहाँ से मेरे k के दो मान निकले, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरा k का एक ही मान निकल रहा है, वो क्या कि k जो है वो 6 के इक्वल नहीं होगा, इसको यही तो बोलते हैं कि वो उसके बराबर नहीं होगा। तो फिर k का मान फाइनली आया कितना, +6 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो फिर -6 ही होगा, है ना। तो मेरा k का मान आ गया -6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म, फिर यहाँ पर दो रैखिक समीकरण आपको ये दे रखे कि अनगिनत हल हो, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस स्थिति चेंज हो जाएगी, तो k का ही मान निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में यही कहा था जब इसकी वर्कशीट नंबर 81 आई थी कि आप ये पूरी जो तालिका है बहुत ही अच्छे से याद कर लो, है ना। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो यही किया है हमने, है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं 3k + 1x और ये हो गया +3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2x माइनस 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 का मान है 3k + 1, a2 का मान है आपके पास 2, b1 का मान है आपके पास 3, b2 का मान है आप पे -3, c1 का मान है आप पे -5 और c2 का है 5। तो अब हमें स्थिति देखनी है किसकी, अनगिनत हल वाली। तो क्या हमारे पास इसकी स्थिति होती है, वो होती है हमारे पास a1 में a2 जो है वो b1 में b2 के भी बराबर होता है और वो c1 में c2 के भी बराबर होता है, ठीक है। मान रखते हैं चलो यहाँ पर, तो 3k + 1 में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में -3 हो जाएगा और यहाँ पर -5 में 5 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों भी बराबर और ये दोनों भी, लेकिन इसमें तो k नहीं है ना, तो फिर इसी को रख देते हैं। 3k + 1 में 2 इज इक्वल टू 3 में -3, कट करके यहाँ -1 आ गया, ठीक है। तो 3k + 1 इस 2 को उधर ले गई तो -2 हो गया, अब की बार इस 1 को भी उधर ले गई तो -1 हो गया, तो 3k आ गया मेरा -3। तो यहाँ से मेरे पास k का मान कितना आ गया, -3 में 3 कट किया तो -1 आ गया। तो आपको k का ही मान इसमें निकालना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 6, कह रहा है x और y के लिए हल कीजिए। तो आपको हल करने हैं ये दो समीकरण, कोई सी भी विधि से आप इसको कर सकते हो। ये दो हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आप किसी से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अपना वही उसी वाले मेथड से करूंगी, किससे, विलोपन विधि से। तो उसके लिए ये तो एक कोई सा बराबर होना चाहिए ना, पर यहाँ पर तो कोई भी बराबर नहीं है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको समीकरण 1 मानती हूँ, इसको 2 मानती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं समीकरण 1 में ये लिखती हूँ यहाँ पर, और इसको ना 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 5 है और यहाँ y है, मल्टीप्लाई करूंगी तो अब ये भी यही बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा 10x माइनस का 5y प्लस का 5 3 जा 15, है ना, इज इक्वल टू में 0 बन गया ना यही। तो मैंने इसको 5 से कर दिया, ठीक है। अब चलो हल करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन सी, इसको समीकरण 3 मान लो, तो समीकरण 2 और 3 को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10x माइनस 5y, इसको आप चाहो तो उधर ले जाओ, तो माइनस का 15 कर दिया, ये प्लस का 15 उधर ले गई मैं, ठीक है। उसी तरीके से 3x माइनस का 5y और 1 को भी मैं उधर ले गई, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। तो यहाँ पर आ गया आप पे 7x और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान निकाल दो, तो -14 में 7, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो चलो x तो आपके पास निकल गया। अब आपको क्या करना है, y, तो y निकालना है, आप किसी भी एक समीकरण में इसको रख दो, ठीक है। तो वापसी मैंने समीकरण 1 ली, तो वो थी मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x की जगह -2, ये y ऐसी है, ये 3 ऐसी है, तो यहाँ आ गया -4, ठीक है, +3 और इस y को मैं उधर ले गई, ठीक है ना। तो यहाँ से y का मान आ गया -1, तो बस x का मान -2 और y का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो आपको यहाँ पर x और y के ही तो मान निकालने थे, वो दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिए।
ठीक है, इन्हें मैं हटा देती हूँ जो मैंने यहाँ पर कटिंग की। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो यहाँ भी आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं और आपको इन्हें हल करना है। तो एक बार पहले लिख लेते हैं। ये देखो, आप देखो ये जो इसके गुणांक है ये बहुत बड़े हैं। अगर आप इसमें कौन सा विलोपन विधि लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो अगर हम इसको ये करें कि x का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरी में रख दें तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो बहुत बड़ी है। तो मैंने पता है क्या किया, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माना। तो पहले मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 का योग कर लिया, मतलब कि इनको जोड़ दिया। तो जोड़ना तो आसान है, ये लिखा मैंने और नीचे ये वाला लिखा जो दूसरी समीकरण थी और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है ना। तो माइनस के 74 में माइनस 604 जोड़ूंगी तो माइनस का 678 आएगा। माइनस के 378 में प्लस का 152 जोड़ूंगी तो माइनस का 226y आएगा। 152 में से माइनस का 378 माइनस करूंगी तो माइनस का 226x आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला नीचे दोबारा लिखी है पूरी समीकरण। आप देख लो इसमें से 226 जो है वो मेरा उपनिष्ठ हो रहा है, वही मैंने कर लिया, माइनस का ही किया है सीधा। तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस वाई बचा, बाहर माइनस चला गया तो अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x प्लस वाई, इसको मैं नीचे ले आई, डिवाइड का था मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, इसको जब मैंने इससे काटा ना तो ये 3 पे कट हो रहा है, पूरा पूरा कट हो रहा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। अब ऐसे ही जैसे मैंने समीकरण 1 और 2 का योग किया ना, एक बार मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 का अंतर निकाल लिया, मतलब कि इनको माइनस कर दिया। तो अब वापसी यही समीकरण मैंने लिखी जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, देखो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इसके गुणांक है ना वो बहुत बड़े हैं तो हो नहीं पाते, इसीलिए। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो माइनस के 74 में से प्लस का 604 किया, प्लस किया उसको तो 503 प्लस का आएगा, है ना। अब माइनस के 378 में से माइनस का ही 152 माइनस किया है तो माइनस का 530 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी ना 530 आएगा, हम मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है 503, ये आएगा यहाँ पर 530 क्योंकि पहले ही ये तो 604 में से इतना सही तो माइनस हो रहा है 74, इसीलिए। अब 152 में प्लस किया 378 को तो आया मेरा 530। ये x ऐसी है, यहाँ का y ऐसी है। ठीक है, अब ये समीकरण मैंने वापसी यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब आप देखो इसमें से क्या उपनिष्ठ आ रहा है, 530, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ बचा x माइनस वाई और ये 530 इधर ही है। ठीक है, अब मैं इस 530 को उधर ले गई तो मल्टीप्लाई का था, उधर जाके ये डिवाइड का हो गया, ये कट गया, 1 आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना, तो इसको मैंने समीकरण 4 मान लिया। अब मैं क्या करूंगी, समीकरण 3 और 4 का इसको सॉल्व करूंगी। तो समीकरण 3 और 4, ठीक है, तो एक थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक थी मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये तो कट गया, जब इन्हें जोड़ा तो 2x इज इक्वल टू 4 आया। तो x कितना आ गया यहाँ पर, तो x का मान आ गया मेरे पास 2। इसको मैं किसमें, समीकरण 3 में रख देती हूँ। तो समीकरण 3 मेरे पास थी यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y का मान भी निकल गया 1। ठीक है, तो इनको मैंने क्या किया है, जब ऐसी कोई बड़ी आपके पास समीकरण दी हुई और आपको समझ में ना आ रहा हो तो क्या करना है, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे को कोई विधि लिख के नहीं दी कि आपको उसी से ही करना है। तो इसलिए मैंने एक बार इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, उससे मेरी 2 समीकरण निकल के आई, छोटी हो गई समीकरण। अब बस मेरा यहाँ पर हल आ गया। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये वाली समीकरण भी आपको इनको हल करना है, कोई से भी तरीके से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, एक ये है आपके पास और एक है आपके पास ये। सबसे पहली बात ना मैंने यहाँ पर माना वो क्या कि जो मेरा 1/y है ना वो u है, ताकि ये छोटा हो जाए। देखो 6/y लिखा है ये, तो अब अगर मैं देखूं तो 4x + 6u बन जाएगा इज इक्वल टू 15 और 6x - 8u इज इक्वल टू 14। अब इसे आप समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है ना, यहां से कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ साइड में। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, देखो 6/y को 6 × 1/y लिख सकते हैं ना। तो अब इस 1/y की जगह मैंने u रखा है, ऐसे ही 8/y का किया है। ठीक है, अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, पर इनको हल अगर हम विलोपन से करें तो इनके जो गुणांक है वो बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2। ठीक है, तो 4x + 6u इज इक्वल टू 15 है और यहाँ है 6x - 8u इज इक्वल टू 14। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले पूरे में 6 से इंटू कर देती हूँ और इधर पूरे में 4 से कर देती हूँ। ठीक है ना, फिर तो बराबर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ लिखते हैं 6 4 जा 24x, 6 6 जा 36u, 15 6 जा हो जाएगा 90। ठीक है, 4 6 जा 24x, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32u और यहाँ पर हो जाएगा 4 14 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों को इंटू किया है बस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, तो ये कट गया। 36u में 32u को प्लस किया तो 68u आया, 90 में से 56 को माइनस किया तो 34 आया। तो u कितना आ गया मेरे पास 34/68। तो आप इसे जब कट करोगे तो 1/2 आ गया आपके पास u। ठीक है ना, और आपने u क्या माना था, आपने माना था 1/y इज इक्वल टू u, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से आपके y का मान आ गया 2। यहां तक ठीक है। अब आप इसे किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ इन्हें नहीं माना है तो कोई बात नहीं, हम इसमें u का मान रख के निकाल लेते हैं। तो अब अगर मैं समीकरण 1 लूं तो वो थी मेरे पास 4x + 6u इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 4x ऐसे ही रहने दो, 6u की जगह 1/2 रख दो इज इक्वल टू 15। इस 2 से इस 6 को काट दो, 3 आ गया, तो इसका मतलब 4x + 3 इज इक्वल टू 15। 3 को आप उधर ले जाओ, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x आ जाएगा आपका 12, x का मान आ जाएगा 12/4, कट किया 3, तो लो x का मान भी आपका निकल गया 3। x और y का ही मान निकालना था, दोनों के मान यहाँ पर निकल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब आपको यहाँ पर तरीका लिख के दिया है तो आपको इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, चलिए 2 पार्ट है इसमें, पहला पार्ट देखते हैं। 10 में x + y + 2 में x - y इज इक्वल टू 4। एक है 15 में x + y -5 में x - y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसमें पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 में x + y जो है वो u है। आप इसको a b c कुछ भी मान सकते हो, बस x और y मत मानना। अब 1 में x - y जो है वो आपका v है। ठीक है, तो अब समीकरण आपके पास कौन कौन सी बन जाएंगी, तो 10 में x + y है तो वो 10u हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2v इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा आपके पास 15u - 5v इज इक्वल टू में -2। यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है ना हल। चलो यहाँ पर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10u + 2v इज इक्वल टू 4 और 15u - 5v इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये तो इनके गुणांक एक जैसे नहीं है तो इंटू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 15 से कर दिया और यहाँ 10 से कर दिया। हमेशा क्रॉस में इंटू किया करो। ठीक है, आप 5 और 2 से भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास यहाँ बन जाएगा 150u प्लस यहाँ पर आ जाएगा 30v। ठीक है, और 15 4 जा 60,
10 इंटू 15 हो जाएगा 150 u, और 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 v, और 10 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का ये 20। ठीक है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 30 में 50 प्लस किया तो आपका आ गया 80 v, और 60 में 20 प्लस किया तो 80 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आएगा 6 यहाँ, हाँ ठीक है। तो v यहाँ से आप पे आ गया 80/80, v का मान आपका निकल गया यहाँ से 1। चलो v का मान तो निकल गया, अब u का मान और निकाल लेते हैं। तो मैंने समीकरण 1 ली, तो वो थी 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। इसमें मैंने v का मान रख दिया, v की जगह 1 रख दिया। तो 10u, एक मिनट को हटाते हैं इक्वल टू को, और यहाँ पर लगेगा प्लस। ठीक है, तो 10u इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो 10u इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ से u का मान आ गया 2/10, कट किया तो 1/5 आ गया u का मान। अब u और v के मान मिल गए, तो इसमें रख दें दोनों में जो हमने माना था, है ना। तो चलो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। तो मैंने 1/x प्लस वाई को u माना था, और 1/x माइनस वाई को मैंने v माना था। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई, u मेरा निकला 1/5, अब 1/x माइनस वाई, v मेरा निकला था 1। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई जो है वो 5 आ गई, और यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई जो है वो 1 आ गई। अब फिर से ये दो समीकरण बन गई, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। ठीक है, तो अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब आप कौन सी समीकरण की बात कर रहे हो, 3 और 4 की। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये तो कट गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आ गया, वो कितना आ गया 3। तो x तो चलो आपको मिल गया, अभी आपको y और चाहिए। तो अब आप समीकरण कोई सी भी समीकरण में रख दो, मैं 3 में रख रही हूँ। तो 3 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें आप x का मान रखोगे तो आपका y का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 5 माइनस 3, y का मान आ गया आप पे 2। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए आप सेकेंड पार्ट और देखते हैं। इसमें भी वही तरीका अपनाना है। तो 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 है। अब 4/√x माइनस है यहाँ, 9/√y इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले माना हमने क्या कि 1/√x जो है वो u है, अब 1/√y जो है वो v है। आप कुछ और भी मान सकते हो। तो अब आपके पास जो समीकरण बन के आई वो कौन कौन सी आ गई, तो वो हो गई 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है यहाँ तक। अब आपको फिर ये हल करनी है, तो इसको आप समीकरण 1 ले लो, इसको आप समीकरण 2 ले लो। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 है, तो अगर मैं समीकरण 1 में पूरी समीकरण को 3 से गुना कर दूं तो फिर मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, दूसरी समीकरण मेरे पास ये ऐसी है, इसको ऐसे ही रहने दो बस। अब आप इसको यहाँ पर हल कर दो। तो प्लस प्लस माइन, अच्छा ये तो होगा ही नहीं, प्लस प्लस माइनस क्यों नहीं होगा। कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि ये प्लस माइनस नीचे के साइन कब लगते हैं। देखो ये तो सीधा ही कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो जब आपने इसमें साइन नहीं पलटा तो बाकियों में भी नहीं पलटोगे। ठीक है, तो 6 और 4 दोनों प्लस के हैं, तो 10u, और यहाँ पर आ गया 5। यहाँ से आपका u का मान निकल गया 5/10, कितना आ गया 1/2। अब इसको किसी भी एक समीकरण में रख के v का भी निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर किसी में भी आप रख सकते हो, दूसरी में भी रख सकते हो। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 थी, u की जगह मैंने यहाँ पर 1/2 रख दिया, प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये तो कट गया, तो 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 1, v कितना आ गया मेरे पास 1/3। u और v के मान निकल गए, तो जो जो माना था उसमें रख देते हैं, तो यहाँ रखते हैं। तो हमने 1/√x को u माना है, और 1/√y को हमने v माना था। तो 1/√x, u का मान 1/2 आया, पीछे देख लेते हैं एक बारी,
बिल्कुल, और फिर आया 1/3, तो 1/√y का मान आया 1/3। तो यहाँ से √x का मान 2 आ गया, यहाँ से √y का मान 3 आ गया, लेकिन हमें तो x और y का मान चाहिए ना, √x और √y का थोड़ी चाहिए। तो इन दोनों में वर्क कर दो, इन दोनों का, तो इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी कर दिया और इसका भी। तो x आ गया मेरे पास 4 और y आ गया मेरे पास 9। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे समीकरणों, आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार को छायांकित कीजिए। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण का आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ तो आप तभी बना पाओगे जब आपको इसके निर्देशांक पता होंगे, है ना। जब ग्राफ बना लोगे ना तो उसमें एक त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज के आपको क्या करना है, निर्देशांक भी लिखने हैं और उस त्रिभुज जो बना है उसको छायांकित मतलब उसको शेड करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 लेते हैं। वो मैंने ली x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसके निर्देशांक ऐसे ही तो निकालेंगे, ये बॉक्स बना के ऐसे ही सीखा है ना हमने। चलो अब देखो मैंने ना एक बार ना y को 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो x कितना आ जाएगा -1। एक बार x को 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा +1, तो ये तो जल्दी से निकल गए। ऐसी समीकरण 2 के भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ज्यादातर आप कोशिश क्या करो 0 रख के निकालने, तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो एक बार मैंने x को 0 रखा तो मेरा ये पूरा 0 हो जाएगा। x 0 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ पर y का मान 6 आ जाएगा। अब की बार इस पूरे को 0 रख दिया तो 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे। आ गए ना आपके पास ये। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो मैं ऐसे रफली बना रही हूँ, आप इसे बिल्कुल प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये माइनस का x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये माइनस का y होता है। ठीक है, पहली समीकरण है -1 और 0, x है -1 और y है 0, ये होगा। दूसरी है x 0 है और y 1 है, तो ये होगा। चलो ये मिला दो। ठीक है, इस पे यहाँ पर ये समीकरण लिख देना x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके निर्देशांक थे -1 और 0, और इस वाले के हैं आपके पास 0 और 1, दोनों लिख दिए। अब दूसरी समीकरण कह रहा है x 0 है y 6 है, तो यहाँ कहीं होगा। अब y 0 है तो x 4 है, तो यहाँ कहीं होगा, इसको भी जोड़ दो। तो आप इसे पेंसिल स्केल से ठीक से जोड़ना। तो देखो ये एक त्रिभुज बन के आ गया। देखो मैं आपको दूसरे पेन से बताती हूँ कौन सा त्रिभुज आया, ये वाला बन गया ना ये त्रिभुज। तो ये A मान लो, ये B मान लो और ये C। तो इसके निर्देशांक थे आपके पास 4 और 0। ठीक है, इसके निर्देशांक कैसे आएंगे, देखो आप यहाँ पर ना जोड़ के देख लेना। ठीक है, जब आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो ठीक आएंगे। वैसे मेरे 2 और 3 आ रहे हैं, B के तो पता ही है। तो A के निर्देशांक मेरे पास 2 और 3 आ गए। B के निर्देशांक मेरे पास, ये तो मुझे पहले से ही पता था, इसी में था, -1 और 0 आ गए। और C के निर्देशांक मेरे पास 4 और 0 आ गए। और इसको आपको शेड करना है, तो ये बन गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, चलिए तो आप इसे प्रॉपरली बनाइएगा पेंसिल और स्केल से। ठीक है, ऐसी फ्री हैंड से मत बनाना वरना गलत हो जाएगा, पॉइंट भी नहीं निकल के आ पाएंगे फिर तो आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो यहाँ कह रहा है
एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगाती है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक मोटर बोट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, डीओई के किसी प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का ये उदाहरण, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल में 30 किलोमीटर चलती है और धारा के अनुकूल में, मतलब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। प्रतिकूल मतलब होता है आपके पास यहाँ पर अपस्ट्रीम, ठीक है, अब अनुकूल होता है डाउनस्ट्रीम, 28 किलोमीटर जाती है। जाने में कितना समय लेती है, 7 घंटे का समय लेती है। वही अगर एक और वही सेम चीज दोबारा आपको दे रखी है, दो इंफॉर्मेशन है यहाँ, प्रतिकूल के लिए 21 किलोमीटर है, ठीक है, अब वापसी भी आ रही है तो 21 ही किलोमीटर वापसी आ रही है, फिर तो अनुकूल के लिए भी यहाँ पर 21 किलोमीटर ही है और 5 घंटे लगा रही है तब। तो फिर आप बताओ कि शांत जल में, स्टिल वाटर मतलब जो है, उसमें मोटर बोट की चाल कितनी होगी और धारा की चाल कितनी है, दोनों बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो मैंने ना यहाँ पर लिख रखा है, माना शांत जल में मोटर बोट की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल जो है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं प्रतिकूल में मोटर बोट की चाल कितनी है, तो वो हो जाएगी मेरी x माइनस वाई, और अगर अनुकूल की बात करूंगी तो x प्लस वाई हो जाएगी, है ना। अब अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो प्रतिकूल 30 किलोमीटर, टाइम जो होता है वो मेरे पास होता है d अपॉन में s, जितनी मैंने दूरी तय की और जितनी मेरी चाल है उसको डिवाइड कर दूं तो मेरा समय निकलता है। तो दूरी थी मेरे पास यहाँ 30 किलोमीटर, ठीक है, और चाल मेरे पास यहाँ है x माइनस वाई। फिर दूरी मेरे पास अनुकूल के लिए 28 किलोमीटर हो गई, चाल हो गई मेरे पास x प्लस वाई। तो इन दोनों को मिला के कितना समय तय हुआ, तो समय इतना, कितना टाइम लगा इसमें, 7 लगा। ये समीकरण 1 हो गई। उसी तरीके से दूसरी ये वाली देखो, अब मेरे पास दूरी थी 21 किलोमीटर, ठीक है, और चाल थी x माइनस वाई। फिर मेरे पास दूरी 21 ही थी क्योंकि वो कह रहा है वापस भी आ गया, आ सकती है, तो वो हो गई x प्लस वाई, मेरे पास यहाँ पर चाल हो गई। कितना समय लगा, 5 घंटे। तो ये हो गई दूसरी समीकरण। बस अब आपको इन दोनों समीकरण को हल करना है और x और y निकालना है, क्योंकि आपको वही बताना है कि मोटर बोट की चाल शांत जल में और धारा की चाल कितनी है। तो सबसे पहली बात ना मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि जो मेरा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है वो u है। अभी हमने किया ना ये तरीका, वही तरीके से कर रहे हैं हम, और ऐसे क्वेश्चन ना इन्हीं तरीके से करने चाहिए, आसानी से हो जाते हैं। अब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मेरा v है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा मेरा, 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7, उसी तरीके से 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। तो ये मैं आगे लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 30u प्लस क्या था आपके पास, 28v इज इक्वल टू 7, और 21u प्लस 21v वो था आपके पास कितना, 5, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर समीकरण 3 और 4 मान लो। अब इन दोनों समीकरण को ही आपको हल करना है। अब हल हम यहाँ पर कैसे करें, तो 30u प्लस 28v है और 21u प्लस 21v है, तो कैसे इसको हल करें। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 3 से गुना कर दिया और यहाँ पर 4 से कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो कि जब मैं 3 से 28 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 84 आएगा। अब 4 को 21 से करूंगी तो भी 84 आएगा। दोनों के गुणांक एक जैसे हो जाएंगे तो कट पाएंगे आसानी से, है ना, वरना 30 और 21 से करती तो बहुत बड़े हो जाते। तो मैंने इनका जो एक उभयनिष्ठ था ना, जो दोनों में आता था, वो ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो अब इसको गुना किया तो मेरा आया 90u प्लस 84v इज इक्वल टू 21। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप गुना करो ना तो पूरे में करोगे, इजिकल टू के बाद वाले में भी, कई बच्चे इसमें करना भूल जाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको किया तो आया आपके पास 84u प्लस 84v इज इक्वल टू 20। तो माइनस 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 ये मेरा कट गया ना। तो यहाँ पर बचा मेरे पास 6u और यहाँ पर बचा मेरे पास 1, तो मेरे पास u का मान आ गया है 1/6। अब इस u का मान मैं किसी भी एक समीकरण में रख देती हूँ तो v का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं समीकरण 3 में ही रख देती हूँ इसको, तो वो है मेरे पास 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7।
अब u की जगह मैंने 1/6 रख दिया, ये 28v ऐसी और ये 7 ऐसी है, इसको इससे काटा तो 5 आ गया, ठीक है। तो 28v इजिकल टू 7 माइनस 5 हो गया, तो v का मान कितना आ गया मेरे पास 28 अपॉन में, सॉरी 2 अपॉन में 28 आएगा, क्योंकि v के पास से 28 हटाऊंगी तो नीचे आएगा ना डिवाइड में वो, तो v का मान आ गया मेरे पे 1 अपॉन में 14। चलो v और u के मान दोनों के निकल गए, आपने क्या क्या माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो वो अब यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आपने u माना था और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आपने v माना था, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, u का मान 1 अपॉन 6 आया, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई, ठीक है। इसको समीकरण, कौन सी समीकरण माने हम यहाँ पर 4 तक मान ली थी हमने, तो इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, वी का मान आपके पास यहाँ पर कितना आया था 1 अपॉन 14 आया था, तो x प्लस वाई कितना हो गया आपके पास 14 हो गया, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब इनको हल करते हैं, समीकरण 5 और 6 को, ठीक है ना। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो ये तो कट गया, तो कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 20, यहां से x का मान आ गया 10, 10 आ गया ना। अब आप किसी भी एक समीकरण में रख दो इसको, तो मैं समीकरण 5 में रख देती हूँ, ठीक है। तो यहां से y आ गया मेरे पास 4, ठीक है। बस अब तो हमारा आंसर आ गया, अब हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। तो हमने क्या माना था यहाँ पर, शांत जल में मोटर बोट की चाल, वो हमने x मानी थी, है ना। तो x हमारा कितना आया 10, तो वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल हमने क्या मानी थी y, तो वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ आपसे कह रहा है 8 महिलाएं और 12 पुरुष पुरुष किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो आपसे कह रहा है अगर कोई भी एक काम 8 महिलाएं और 12 पुरुष मिलके करेंगे, दोनों जने, तो वो 10 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। और अगर 6 महिलाएं और 8 पुरुष मिलके करेंगे तो उसी काम को वो 14 दिन में पूरा करेंगे। अभी दोनों जने मिलकर काम कर रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि बताओ कि एक महिला और एक पुरुष अगर अकेले अकेले उसी काम को करें, अकेले मतलब एक साथ नहीं, अकेले अकेले, तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो करते हैं। मैंने यहाँ पर माना कि एक महिला अकेले इस कार्य को करने में x दिन लगाएगी, कि वो x दिन में सारा काम कर देगी। अब पुरुष कितने दिन में कर देगा, y दिन में कर देगा। ठीक है, तो अब एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी 1/x, क्योंकि वो सारा काम मिलकर x दिनों में कर रही है। x दिन में कर रही है ना, तो वो एक दिन में कितना करेगी 1/x करेगी। ऐसे ही पुरुष एक दिन में कितना करेगा 1/y करेगा, है ना। ये एक महिला की बात हो रही है अभी। और मेरे को पहली स्थिति में दे रखा है कि 8 महिलाएं और 12 पुरुष है। तो जब एक महिला और एक पुरुष इतना कर रहे हैं तो 8 महिला मतलब 8/x और 12 पुरुष मतलब 12/y। ये दोनों मिलके ये एक एक दिन का काम है और ये दोनों मिलके तो 10 दिन में पूरा कर देते, तो इंटू में 10, है ना। ये तो एक दिन का था तो 10 से करने के लिए 10 से गुना कर दिया और एक काम पूरा कर रहे हैं इसलिए इज इक्वल टू 1। यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रही है तो 8 महिलाएं कितना करेंगी 8/x। ऐसी एक पुरुष एक दिन में 1/y काम कर रहा है तो 12 पुरुष कितने दिन में कितना काम करेंगे, तो 12/y। और ये एक दिन का नहीं है 10 दिन का है, 10 दिन में कर देते तो इंटू मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी बनाते हैं। अब है 6 महिलाएं और 8 पुरुष, तो अब तो बन जाएगी 6/x और 8/y और ये दोनों मिलके 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 14 दिनों में, और एक ही काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं 10 को अंदर, तो ये आ जाएगा 80x। अच्छा x तो नीचे ही रहेगा, ऊपर कैसे आ गया x, तो इसको हटाया जाए जरा। तो 80 अपॉन में x और 120 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 84 अपॉन में x, 14 से अंदर इंटू कर दूं, 14 8 जो हो जाएगा 112 अपॉन में y इज इक्वल टू 1। अब वही आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन एक्स को कुछ मान लो और 1 अपॉन वाई को कुछ मान लो, तो आसानी से हो जाएगा ना सॉल्व। तो चलिए वही यहाँ पर हम कर देते हैं। तो फिर वही चीज है, मैंने यहाँ पर माना कि जो मेरा 1 अपॉन एक्स है वो u है और जो मेरा 1 अपॉन वाई है वो v है। ठीक है, तो अब मेरी समीकरण क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी मेरी 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1, और दूसरी बन जाएगी 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो। अब हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो देखो इसके गुणांक तो फिर एक जैसे नहीं है, तो अब हम इसको कैसे हल करने वाले हैं। अब मैं गुणांक बराबर करने के लिए ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसमें 84 से और इसमें जब इसमें 80 से। अब मेरे को ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है इस टाइम पे कि जो इन दोनों में छोटे छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करूं तो किसी भी एक का गुणांक जो है वो एक जैसा हो जाए, तो मैंने क्रॉस में ही मल्टीप्लाई कर दिया 80 और 84। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6720u और ये आ जाएगा 10080v। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 84। ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपके पास, ये तो यही आएगा सेम, तभी तो कटेगा, है ना। तो और ये आ जाएगा 8960v और यहाँ पर आ जाएगा 80, माइनस 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 कट गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 1120v और इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने v का मान निकाला तो वो आया 4 अपॉन में 1120, तो वो मैंने कट किया तो आया 1 अपॉन में 280। चलो v का मान निकल गया, किसी भी एक समीकरण में रख देती हूँ ताकि u का भी आ जाए। समीकरण 1 में रख देती हूँ, आप किसी में भी रख सकते हो। तो वो है मेरे पास 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। तो 80u तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, 120v की जगह 1 अपॉन 280 इज इक्वल टू 1, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो 80u प्लस 12 अपॉन में 28 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको दूसरी साइड ले गई 1 के पास और हर भी बराबर कर दिया। ठीक है, तो वो आ गया 28 माइनस 12 अपॉन में 28। ठीक है ना, तो यहां से आया 80u इज इक्वल टू 16 ही आएगा माइनस करके, हाँ अपॉन में 28। अब u का मान निकालना है तो 80 को भी नीचे ले आती हूँ, तो u इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 16। ठीक है ना, अपॉन में वो 80 भी आ गया और 28 पहले से ही था, एक बार चेक कर ले यही था ना। अब इसको इससे काट दिया तो 5 आ गया, तो u का मान आ गया 5 को 28 से इंटू करके आ गया 140। चलो u और v के मान निकल गए। अब मैंने क्या क्या माना था, 1 अपॉन एक्स को माना था मैंने u और 1 अपॉन वाई को माना था मैंने v। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू का मान है 140, तो यहाँ से x का मान आ गया 140, और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v और v का मान था 1 अपॉन 280, तो यहाँ से y का मान आ गया मेरे पास 280। ठीक है, तो मैंने अब क्या माना था यहाँ पर, देखो x किसको माना था, एक महिला अकेले इस कार्य को करने में x दिन लगाएगी। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक महिला अकेले इस कार्य को 140 दिनों में, ठीक है, करने में कितने दिन लगाएगी, अच्छा ऐसे लिख देते हैं कि 140 दिन लगाएगी। एक मिनट, ठीक है, इस कार्य को करने में 140 दिन लगाएगी। ठीक है, ऐसी एक पुरुष अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, 280, क्योंकि वाई हमने पुरुष के लिए माना था। ठीक है,
लगाएगा। ठीक है ना, तो आपको यही निकालना था। चलिए, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किए, चैप्टर नंबर किसके 3 के। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 83 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।